अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर। आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके @IMTeacher33 लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके बारे में हम तसल्ली से डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं ताकि आने वाली नई तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन और सोल प्रोप्राइटरशिप दो अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो बिज़नेस को जो चीज़ ऑर्गेनाइज़ करती है, चाहे वो ग्रुप की शक्ल में एक्टिविटी हो, चाहे जिस तरह से मर्ज़ी एक्टिविटी हो, आप बिज़नेस को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं किसी कॉपरेशन से, या फिर अकेले, उसे हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। जहाँ जैसा यहाँ पर लिखा है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन एक्ट ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ इनटू इफेक्टिव कॉपरेशन टू ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिज़नेस। यानी बिज़नेस के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, आपने ग्रुपिंग करके जितनी भी एक्टिविटीज़ करनी है ताकि वो अफेक्ट करें जो आपने कोऑपरेशन चलाई है, उस कोऑपरेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं बिज़नेस के लिए, उनको मुकम्मल करने के लिए हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेते हैं। जैसे कि हमारे पास L.H. हैनी ने भी यहाँ पर जो एक्सप्लेन करते हुए कहा कि इट इज़ मोर और लेस इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ लैंड। कहता हो सकता है ये बहुत कम इन्हसार करे या बहुत ज़्यादा इन्हसार करे किसी ज़मीन पर, किसी लेबर पर, किसी कैपिटल पर, या मज़दूरों पर, या फिर ऑर्गेनाइज चीज़ों पर, जो कि बिल्कुल हमारी जो प्रोडक्टिव पर्पज़ है ना, जो हमने प्रोडक्ट्स बनाने हैं उनकी तरफ उसकी डायरेक्शन हो। ठीक है जी। नेक्स्ट हम स्कोप देख लेते हैं। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप क्या है। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का हम स्कोप की तरफ चलें तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के स्कोप में 5 तरह के ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, जिसमें हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप आ जाती है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। फिर हमारे पास पार्टनरशिप आ जाती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी आ जाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ जाती हैं, कम्बिनेशन आ जाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। तो कहता है कि ये बहुत ही एक सिंपलेस्ट फॉर्म है बिज़नेस की, जिस पर है ना, विच इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन मैन। कहता है कि ये ऐसी हमारे पास बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है जिसमें सिर्फ एक मैन जो है, एक बंदा जो है ना, वो तमाम बिज़नेस को ऑर्गेनाइज़ करता है। ठीक है। उसकी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक जो है सिर्फ एक बंदा होता है। अच्छा, इसके बारे में कहते हैं कि हमारे पास जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, वो एक ओल्डेस्ट फॉर्म है, ओल्डेस्ट शक्ल है किस बिज़नेस की, और ये ऑर्गेनाइज़ की जाती है और कंट्रोल की जाती है सिर्फ एक पर्सन से। अब इससे क्या होता है, इससे जो है ना, जितना भी प्रॉफिट होता है वो सिर्फ एक ही बंदे को जाता है जो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहा होता है। तो इसमें जो बेनिफिट आ जाते हैं, उसमें हमारे पास इजी फार्मेशन आ जाती है, अल्टीमेटेड लेबिलिटी आ जाती है, ओनरशिप आ जाती है, प्रॉफिट आ जाते हैं, मैनेजमेंट आ जाता है, इजी डेजोलेशन आ जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास पार्टनरशिप के बारे में बढ़ते हैं। तो पार्टनरशिप हमेशा दो या दो से ज़ायद बंदों के दरमियान जब प्रॉफिट को बांटा जाता है, जब शेयर किया जाता है अपने प्रॉफिट्स वगैरह को, और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं बिज़नेस में, चाहे वो लॉस की फॉर्म में हो, चाहे वो प्रॉफिट की फॉर्म में हो, चाहे जिस मर्जी चीज़ फॉर्म में हो, उसको पार्टनरशिप यानी हिस्से के हिसाब से बांटा जाता है, तो उसे हम पार्टनरशिप का नाम देते हैं। तो आप कह सकते हैं पार्टनरशिप मीन्स अ लॉफुल बिजनेस ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन्स। कहता है कि एक लॉफुल, एक कानूनी बिजनेस होता है जो दो या दो से ज़ायद बंदे मिलकर चलाते हैं, और इनका जो प्रॉफिट है वो पार्टनर की जो एग्रीड रेशो होती है ना, जैसे मेरे पास दो बंदे हैं, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, और मैं कहता हूँ कि ए को जो है ना 40% बिज़नेस का जो प्रॉफिट मिलेगा, और ए को जो है बी को जो है वो 60% प्रॉफिट मिलेगा बिज़नेस का। तो इस तरह से हो सकता है बिज़नेस की कोई ना कोई रेशो रखी हो जिससे वो जो है ना, वो अपना जो हिस्सा है प्रॉफिट का वो दे सकें, और इसी हिस्से में वो लॉस भी हो सकता है। ठीक है जी। तो इसमें जो फ़ायदे आ जाते हैं वो लीगल एंटिटी आ जाता है, फिर हमारे पास प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, फिर हमारे पास अल्टीमेटेड लिएबिलिटी आ जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स आ जाता है, मैनेजमेंट आ जाता है, और नंबर ऑफ़ पार्टनर्स आ जाते हैं। यानी जितने ज़्यादा पार्टनर होंगे उतना ज़्यादा शेयर होगा। अच्छा जी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी है क्या, उसके बारे में देखते हैं। तो आ कंपनी इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड
एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड यूजुअली फॉर द परसूट ऑफ सम कमर्शियल पर्पस, कि हमारे पास एक इनकरप्टेड एसोसिएशन होती है पर्सन्स की, मसल मिल के पर्सन्स बनाते हैं, जॉइंट कंपनी खोलते हैं जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए होती है। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो जॉइंट कंपनी इज़ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स क्रिएटेड बाय लॉ। कानून के मुताबिक जो हमारे पास वॉलंटरी एसोसिएशन बनाई जाती है वो एक जॉइंट कंपनी के थ्रू होती है, स्टॉक कंपनी होती है जॉइंट। इट हैज़ अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। इट कैन सू एंड बी सोल्ड इन इट्स नेम्स। आगे जी इसके हम देख लेते हैं जो इसके टर्म्स हैं। सबसे पहले आता है क्रिएशन ऑफ लॉ, फिर हमारे पास सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाता है, यानी इसमें जो लीगल एंटिटी होती है वो अलग होती है। फिर लिमिटेड लिएबिलिटी होती है। हमारे पास जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना उसमें जो लिएबिलिटी होती है ना वो लिमिटेड होती है, वो अनलिमिटेड नहीं होती। फिर ट्रांसफ़र एबिलिटी ऑफ शेयर्स, फिर नंबर ऑफ मेंबर्स और कॉमन सील। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ आते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि कोऑपरेशन एक ऐसा अमल होता है जिसमें हमारे पास रेसिप्रोकल लेना, मतलब कि जो जितने भी हमारे पास जो पर्सन्स होते हैं वो एक इकट्ठे हो के रेसिप्रोकली, यानी जैसे रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकली जो है ना वो या तो उनको लॉस हो रहा है या फिर वो क्या हो रहा है उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उनमें कॉमनली बांटा जाता है। हो सकता है वो अपनी फोर्सेस पे काम कर रहे हों और हो सकता है वो एक ही जो है ना मैनेजमेंट के अंदर दोनों मिलके काम कर रहे हों, तो उसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम देते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आर सोसाइटीज़ आर फार्म्ड फॉर द हेल्प ऑफ पोर पीपल। ऐसी सोसाइटीज़ जो गरीब लोग होते हैं उनके जो है ना वो मदद से बनती है, उसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम देते हैं। इट इज़ फार्म्ड बाय इकोनॉमिकली वीक पर्सनस ऑफ दी सोसाइटी। कहता है कि ये जो सोसाइटी होती है ना ये इकोनॉमिकली जो वीक पर्सन होते हैं ना उनकी मदद से बनाई जाती हैं या फिर वो बनाते हैं। इट इज़ फार्म इन दिस फार्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल मेंबर इंजॉय इक्वल राइट्स ऑफ ओनरशिप। कहता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है जी, वो सारे के सारे इक्वल राइट्स जो है ना वो ओनरशिप के जो है इंजॉय करते हैं। इसमें इजी फार्मेशन आ जाती है, यानी चूँकि आम जो है इलाके के बंदे होते हैं तो और आराम से ये सोसाइटी बन जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है कि वो एक दूसरे के जो इंटरेस्ट होता है ना उनको क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं। फिर लिमिटेड लिएबिलिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसमें जितनी भी वेल्थ आती है वो सारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्योंकि हर मेंबर का हक उतना ही होता है जितना दूसरे मेंबर का हक होता है। उसके अलावा जी हमारे पास इक्वल राइट्स आते हैं, तो इसमें राइट्स भी क्या हो जाते हैं इक्वल। फिर कम्बिनेशन की बात करते हैं। तो कम्बिनेशन में हमारे पास जो J.L. हैंसन थे ना उन्होंने कहा कम्बिनेशन इज़ द एसोसिएशन टेम्परेरी और परमानेंट ऑफ टू और मोर फिल्म्स। कहता है कि हमारे पास दो फिल्म्स हों या फिर इससे ज़्यादा हों, हो सकता है वो टेम्परेरी यानी आर्जी तौर पर या परमानेंट या मुस्तकिली तौर पर आपस में एसोसिएट करते हैं, एक दूसरी कंपनी के साथ एसोसिएट करते हैं, एक दूसरे के बिज़नेस को कंबाइन करते हैं, तो उसे हम कम्बिनेशन का नाम देते हैं। बिजनेस कम्बिनेशन आर फार्म्ड व्हेन सेवरल बिजनेस कंसर्न अंडरटेकिंग यूनिट्स आर कंबाइंड टू कैरी ऑन बिजनेस टुगेदर फॉर अचीविंग इकोनॉमिक प्रॉफिट बेनिफिट। कहता है कि इसमें ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे बिजनेस मिल के ना इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होके अब एक साथ मिल के जो है ना बिज़नेस को चलाते हैं ताकि अपनी इकॉनमी को बेस्ट बनाया जाए। तो इसमें क्या होता है इकॉनमी प्रोडक्शन, यानी इकॉनमी बढ़ जाती है। इफेक्टिव मैनेजमेंट, इसमें जो मैनेजमेंट होती है वो इफेक्ट होती है। फिर डिवीजन ऑफ लेबर जो है हमारे डिवाइड हो जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव ऑफ कंपटीशन, इसमें कंपटीशन बिल्कुल डिस्ट्रक्ट हो जाता है, बिल्कुल तबाह हो जाता है, क्योंकि सारी जो इकट्ठी हो जाती हैं, जब सारी इकट्ठी हो जाएंगी तो मुकाबला बिल्कुल नहीं रहेगा। तो डिस्ट्रक्टिव ऑफ कंपटीशन। हम इम्पोर्टेंस देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। तो इसका जो बेनिफिट है सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो ऑर्गेनाइज करते हुए डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे सेल करने का डिपार्टमेंट अलग बना दिया जाता है, बाय करने का डिपार्टमेंट अलग बना दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट करने का डिपार्टमेंट अलग बना दिया जाता है और स्टोरेज करने के लिए अलग डिपार्टमेंट। मतलब कि हम बिज़नेस को मुकम्मल तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं।
एक बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट आ जाता है फीडबैक। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो फीडबैक होती है ना वो पॉजिटिव आए, ताकि मार्केटिंग हो हमारे जो जो प्रोडक्ट है। तो हम जब भी प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर किसी को देते हैं तो हम ये चीज़ लाजमन करते हैं कि हमें जो डिस्कशन में ना फीडबैक पॉजिटिव आए। फिर फाइनेंस मैनेजमेंट कहता है कि इट आल्सो गाइड द बिजनेसमैन डैट हाउ ही शुड मीट हिज फाइनेंशियल नीड्स, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर मेकिंग प्रोसेस इन बिजनेस। कहता है कि ये हमारे पास जो फाइनेंस मैनेजमेंट है ना, ये क्या करती है, बिजनेसमैन को गाइड करती है, रहनुमाई उसकी करती है कि आप बेनिफिशियल जो आपके पास फाइनेंस है ना, फाइनेंशियल यानी माली तौर पर आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें आपके बिज़नेस को बेस्ट बनाने के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपने हर एक जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने इंट्रोड्यूस करवानी है कि इसको मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। तो ये क्या होता है कि बहुत सारे फ्रॉड्स वगैरह ना उससे बंदा बच जाता है और बहुत सारे काम बिजनेस में एरर आते हैं उनसे बच जाता है। मिनिमम कास्ट, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज आप हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे कि मैंने ये चीज़ इतने में ख़रीदनी है, मैंने गोल बनाना है कि इतने में बेचनी है, तो आप मिनिमम कास्ट चीज़ें लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो आप बेचेंगे। तो मिनिमम कास्ट आ जाती है। फिर आप अगर कोई एक्सपेंसिव चीज़ लेते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, तो आप ये भी सोचेंगे कि मैंने इस रॉ मटेरियल को कितना यूज़ करना है। अगर आपने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, यानी मशीनें वगैरह रखी हुई हैं, तो आपने कहना है इस मशीन में इतना माल डलेगा, इतना थोड़ा बहुत वेस्ट होगा, अगर वो रीयूज़ हो सकता है तो कैसे रीयूज़ हो सकता है। तो आप मिनिमम वेस्टेज उससे करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर प्रोडक्ट ग्रोथ आ जाता है। प्रोडक्ट अगर आपने बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है तो आपका जो प्रोडक्ट है वो लाजमी ग्रो करेगा। इसके अलावा क्विक डिसीजन आ जाते हैं। अगर आपने ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई है चीज़, तो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप क्विक डिसीजन लेने के हामिल होंगे। यानी आपने कहना ये चीज़ बेचनी है तो आप क्या करेंगे जी, सीधा इसे जो है ना सेलर के पास भेज दो, वो बेचेगा। यही आप बायर के पास भेजेंगे तो वो क्या करेगा, वो इस चीज़ को बेचने से थोड़ा सा प्रॉब्लम उसे होगी, क्योंकि वो एज अ बायर आपने इंस्टीट्यूट या फिर आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट तय किया हुआ है। फिर रिकॉग्निशन प्रॉब्लम, आप जब भी ऑर्गेनाइज चीज़ करके रखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत भी टेढ़ापन नज़र आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से ये चीज़ वेल मेंटेन नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। रिड्यूस दी कॉस्ट, फिर वही बात आ जाती है कि ऑर्गेनाइज चीज़ हो तो जो जितनी भी कॉस्ट वगैरह होती है उसकी रिड्यूस हो जाती है। फिर सेक्रेटरीट फंक्शन, जितने भी सेक्रेटरी होते हैं वो गाइड करते हैं, उनमें स्पेशल जो है ना ये होता है कि वो बिजनेसमैन को जो है गाइड करते हैं कि ये काम आप गलत कर रहे हैं या फिर ये काम इस तरह से होना चाहिए। तो सेक्रेटरीज जो जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करने में बिजनेस को मदद देते हैं। फिर स्किल्ड सेल्समैन, स्किल अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो आपको स्किल जो सेलमैन होंगे ना वो आपको ढूंढने पड़ेंगे जो सेटिस्फाई करें बहुत सारे कस्टमर को कि जी हमारा प्रोडक्ट खरीदें। तो इस तरह से आपको स्किल्ड जो हैं वो सेल्समैन मिलेंगे और वो भी आप क्या करेंगे, वो भी आप जो है ना ऑर्गेनाइज बिजनेसमैन होके ही कर सकेंगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का बेनिफिट ये है कि आप वट यहाँ पर आ जाता है, इट इज़ एन अदर बेनिफिट डैट इट्स गाइड द बिजनेस मैन डैट व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट ही शुड यूटिलाइज टू इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम प्रोडक्ट। कहता है ये बताता है कि आपको कौन सा जो है ज़रिया वो इस्तेमाल करना चाहिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए ताकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। फिर प्री रिक्वेस्टेड ऑफ बिज़नेस, प्री रिक्वेस्ट ऑफ बिज़नेस के बारे में हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है सिलेक्शन। तो कहता है द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस इज़ सिलेक्शन। कहता है सबसे पहले आपने क्या करना है कि कोई बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले उसकी सिलेक्शन करनी है कि हमें कौन सी जो है ना वो सिलेक्शन, हमें कौन सा बिज़नेस शुरू करना चाहिए, उसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करें, उसके बारे में अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन लें और फिर आप क्या करें कि बिज़नेस स्टार्ट करें। फिर हमारे पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाता है। पर्सन शुड प्रिपेयर द फिजिबिलिटी रिपोर्ट अबाउट द बिजनेस टू बी स्टार्ट। दिस रिपोर्ट विल प्रोवाइड फैक्ट्स एंड फिगर्स वेदर बिजनेस इज प्रॉफिटेबल और नॉट। कहता है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट में क्या होगा कि आप एक रिपोर्ट बनाएंगे जिस मुताबिक आपको पता चलेगा कि जितने भी इसके बारे में सच्चाई हैं और जितनी भी इसकी फिगर्स हैं ये जो है वो बिज़नेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। फिर नेचर ऑफ बिज़नेस, आपने बिज़नेस की नेचर देख लेनी है कि बिज़नेस मैन्युफैक्चरिंग है,
ट्रेडिंग है या फिर सर्विसेज है, इन दोनों में से क्या है। फिर आपने डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स, आपने ये भी चीज़ को ध्यान में रखना है कि आप जिस इलाके में रहते हैं या फिर जहाँ आप बिज़नेस शुरू करने लगे हैं वहाँ डिमांड क्या है। कोई इरेगुलर डिमांड है, सेशनल डिमांड्स हैं या अनसर्टेन है। जिस तरह का बिज़नेस है उस तरह का आपने अच्छी तरह से देख लेना और फिर बिज़नेस स्टार्ट करना है। अगर आपको अच्छी तरह से पता नहीं चल रहा, अगर डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो इरेगुलर है, सीजनल है या फिर अनसर्टेन है, तो आपको बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। फिर साइज़ ऑफ बिज़नेस देख लें। तो साइज़ ऑफ बिज़नेस का मतलब है कि स्केल ऑफ बिज़नेस, आप कितना बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो बिज़नेस है ना वो डिपेंड करता है कि जो कमोडिटी इन द मार्केट और ऑर्गेनाइजेशनबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी जितनी भी आपके पास इस वक्त ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक आपको अपने बिज़नेस का साइज़ रखना चाहिए। अगर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और आपको लगता है वो सालों तक चलेगी, तो आपको बिज़नेस थोड़ा बड़ा करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ 2-3 साल में ख़त्म हो जाएगी, तो आपको बिज़नेस थोड़ा छोटा रखना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। आपने ये चीज़ लाजमी रख लेना है कि आपके पास जो सबसे बेहतरीन फैक्टर हैं, जो सबसे अहम फैक्टर है वो कैपिटल यानी पैसा। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आप देख रहे हैं कि आपको कितना जो है वो मनी चाहिए किसी बिज़नेस को अरेंज करने के लिए। बिज़नेस लोकेशन, वही बात आ जाती है कि आप बिज़नेस की लोकेशन देखें कि कोई जहाँ पर बिज़नेस का रॉ मटेरियल ज़्यादा मिले, जहाँ पर लेबर्स जो हैं वो चीप मिले, ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल हो, इसके अलावा लोकेशन अच्छी हो, तो आप वहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करें। गवर्नमेंट पॉलिसी, आप अच्छी तरह से ये चीज़ ध्यान में रख लें कि जब भी आप नया बिज़नेस शुरू करेंगे तो आपको गवर्नमेंट के कुछ एरियाज़ में क्या करना पड़ता है कि आपको जो है ना वो टैक्सेस देने पड़ते हैं। या आप ये कहें कि ऐसे एरियाज़ आप देखें जहाँ पर टैक्स फ्री जोन हो, यहाँ नहीं, यहाँ पर जहाँ पर वो आपके पास से टैक्स ना लिया जाए। और वो थोड़े बहुत बिज़नेस देखें जहाँ पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा बगैर किसी सूद के। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इसके बारे में पहले देख चुके हैं कि ऐसे जगह ढूंढे जहाँ रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा हो और अच्छा हो और उसकी जो कास्ट है वो भी कम हो। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स आपने कोशिश करनी है कि आपने न्यू मशीन्स लेनी है और मशीन्स भी वो लेनी है जो इजीली अवेलेबल हों कंट्री के अंदर। अगर नहीं तो आप थोड़ा और बिज़नेस को बारे में सोचें। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, आप ये भी देख लें कि आप जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ लेबर भी मौजूद है कि नहीं, और अगर लेबर आप लगाएंगे तो वो बिज़नेस प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आपने ये देखना है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो चीप है, इजी है, तो आप वहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करें। फिर पावर ऑफ रिसोर्सेज वगैरह ये सारे इतने ज़्यादा अहम नहीं। हायरिंग एम्प्लॉयज़ और प्रोडक्ट प्राइसिंग। फिर हमारे पास आ जाता है फंक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के फंक्शन क्या हैं? सबसे पहले आती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है कि आपने चीज़ों को बनाना होता है, ठीक है जी। फिर हमारे पास दूसरी चीज़ आती है सेल्स। दूसरी है कि गुड्स बनी हुई हैं, चीज़ें बनी हुई हैं, आपने सिर्फ उनको बेचना है, तो उसे हम कहते हैं कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स। फिर हमारे पास फाइनेंस आ जाता है। फाइनेंस में क्या आता है कि इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ बिजनेस टू सिक्योर फाइनेंस। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। दे आर टू रिसोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स। सबसे पहले ओनर्स कैपिटल, कैपिटल ओनर का जो कैपिटल है। फिर बोरोड फंड्स, जो है ना दूसरों से फंड्स लिए जाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन, फंक्शन को मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? डू थिंग्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इज़ नाउन एज मैनेजमेंट। आपने क्या करना है कि अगर किसी काम को इफ़िशेंटली करना है और पुरअसरअंदाज तरीके से करना है, तो उसे हम मैनेजमेंट का नाम देते हैं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के सबसे पहले कुछ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्लानिंग। मैनेजमेंट का जो मेन हिस्सा होता है वो होती है प्लानिंग। क्या आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपने कैसे प्लान करना है, उसको कैसे प्लान करके चलना है वो देखना। फिर ऑर्गेनाइज, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। फिर लीडिंग, उससे लीड कैसे करना है। कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग को, उसका जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ कैसे उसमें लगाने हैं, उसको कंट्रोल कैसे करना है। फिर हमने उसे कैसे लेके साला साल अरसे तक चलना है, तो वो सब मैनेजमेंट के हाथ में आ जाता है। इनोवेशन के बारे में बात करते हैं। इन दिस एरा कंपटीशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, innovation is essential. The businessman must try find new techniques production because the business may not sell. फिर अकाउंटिंग आ जाता है। अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसमें प्रॉपर अकाउंट के बारे में देखा जाता है। मार्केटिंग,
मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इन्वॉल्व द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्सेप्टेबल बाय द कंज्यूमर एंड द कंडक्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज़ विद विच फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप बिटवीन द सेलर एंड बायर। तो मार्केटिंग का मतलब क्या है कि एक जो सेलर है वो जो बायर है उसके दरमियान जो ओनरशिप के पास फैसिलिटीज़ एक्टिविटीज़ ट्रांसफ़र होती हैं, मार्केट करता है अपनी चीज़ों को सेलर के ज़रिए, उसे हम मार्केटिंग का नाम देते हैं। थ्रू मार्केटिंग गुड्स आर मूव्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। कहता है कि मार्केटिंग के थ्रू जो प्रोड्यूसर होता है ना, जो चीज़ें बनाता है, उससे जाती हैं कंज्यूमर, जो जिसने कंज्यूम करनी होती है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर द बिजनेस इन्वॉल्व बाइंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड स्टोरेज। द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स इंपॉर्टेंट इज़, सबसे पहले प्रोडक्ट आ जाते हैं, आपने प्रोडक्ट बनाने हैं, फिर हमारे पास प्राइस आ जाती है, आपने कितनी प्राइस रखनी है, फिर हमारे पास प्लेस आ जाती है, फिर हमारे पास प्रमोशन आ जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी स्किल्ड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्वालिटी इंप्रूवमेंट में आपने क्या करना है? क्वालिटी इंप्रूवमेंट में आपने अपनी प्रोडक्ट जो है ना उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। मोटिवेशन ये है कि आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मोटिवेट करना अपने एम्प्लॉयज़ को, उसमें मोटिवेशन का नाम आ जाता है। रिसर्च, आपने बेसिक रिसर्च करनी है, फिर अप्लाइड रिसर्च करनी है। इसका मतलब है कि आप जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके जितने भी फंक्शन हैं उसके बारे में रिसर्च करें कि ये फंक्शन चल कैसा रहा है, कहाँ कहाँ चल रहा है। फिर पब्लिक रिलेशन, कोशिश करें कि आपके साथ जो पब्लिक रिलेशन है ना वो अच्छा रहे, मतलब कि आप पब्लिक के साथ बहुत अच्छे से रहें, और इसके अलावा आपके साथ जो पब्लिक के ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे रहें। इसके अलावा हम जानते हैं कि हमारे पास जो सोल प्रोप्रिएटरशिप है वो क्या है और उसके फंक्शन क्या हैं। तो इट इज़ फॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर एनी कॉम्प्लिकेटेड लीगल प्रिविजन लाइक रजिस्ट्रेशन। कहता है कि ये ऐसा काम है, ऐसी फॉर्मेशन है जिसमें हमारे पास जो है ना किसी लीगल प्रिवेशन यानी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आपको टैक्स नहीं देने पड़ते। आप क्या करते हो, एक स्मॉल यानी छोटे स्केल पर जो है ना वो काम शुरू करते हो और आप खुद ही उसके मालिक होते हो। आप खुद ही सिंगल आपका जो है ना प्रॉफिट होता है सारा। तो ऐसे आप सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं। हम इसकी करैक्टरिस्टिक देखते हैं। कैपिटल, तो कैपिटल में क्या होता है कि जितना भी पैसा होता है वो कैपिटल खुद ही जो है ना वो लगाता है, खुद ही ओनर लगाता है और खुद ही सारा इसका प्रॉफिट लेता है। फिर इजी डिल्यूशन, इजी डिल्यूशन क्या है? दी पार्टनरशिप बी इजी डिसॉल्व्ड, देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। यहाँ पर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। इजी, फिर इजी ट्रांसफरेबल, कैन ईजिली ट्रांसफ़र टू अनदर पर्सन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। जो आपने छोटे स्केल पे काम करना है वो क्या करते हैं, आप किसी भी पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के। फ्रीडम ऑफ एक्शन, आप किसी तरह का भी एक्शन ले सकते हैं, आप चाहे पार्टनरशिप कर दें, चाहे वैसे तो ये सिंगल ही होता है, तो आपके पास फुल फ्रीडम होती है। फार्मेशन, ईजी फार्मेशन हो जाती है। लीगल इंटिटी, इसमें क्या होता है कि आपके पास जो बिजनेस है ना उसके लिए सेपरेट जो है वो लीगल एंटिटी नहीं लेनी पड़ती। ठीक है जी, सोल ट्रेडर्स के लिए मतलब किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी तरह की भी लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लिमिटेड लाइफ, हाँ हो सकता है कि आप जो हेल्थ है गुड की वो अच्छी ना हो। The continuity of soul patrotorship is based on good health or life or death of the soul ownership। कहता है कि ये जो आपने बिजनेस शुरू किया है कि इसमें ये जो डिपेंड करता है ये आपकी हेल्थ पर डिपेंड करता है, आपकी ज़िंदगी पर डिपेंड करता है और आपकी डेथ पर डिपेंड करता है। जैसे हेल्थ ख़राब हुई आपका बिज़नेस ख़राब, जैसे आपकी डेथ हुई आपका बिज़नेस ख़त्म। ठीक है जी। मैनेजमेंट आपने खुद कंट्रोल करना होता है, तो सारी मैनेजमेंट इसकी अपनी होती है। ओनरशिप सिर्फ एक बंदे के पास होता है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आपके पास सारा का सारा प्रॉफिट आपका होता है। साइज़ की बात करें, चूँकि एक बंदे ने चलाया तो हो सकता है उसके पास कैपिटल भी उतना हो, तो साइज़ के मुताबिक इसका जो साइज़ है वो भी छोटा। सक्सेस ऑफ बिज़नेस, ज़्यादातर ये होता है कि डिपेंड करता है जो सोल ओनर होता है ना उस पर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी एबिलिटी है अपने जो बिज़नेस है उसको ग्रो करने की। फिर हमारे पास सेक्रेसी आ जाता है।
इसमें सेक्रेसी जो है किसी बिज़नेस की आराम से मेंटेन हो जाती है। फिर हमारे पास लिमिटेड लिएबिलिटी आ जाती है। इसमें जो लिएबिलिटी है ना, जो है ना वो लिमिटेड है, उसकी कोई हद नहीं है, ठीक है जी। हमारे पास एडवांटेजेस आ जाते हैं। इसमें एडवांटेजेस क्या आ जाता है, कॉन्टैक्टेड विद कस्टमर। जो ओनर होता है ना वो कस्टमर के साथ खुद जो है ना वो जो है ना वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, कॉन्टैक्टेड होता है। इसके अलावा हमारे पास जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वर्कर के साथ, चूँकि वो अकेले नहीं हैंडल सारा करना होता है, मैनेजमेंट वो खुद कर रहा होता है, तो जितने भी वर्कर उसने नीचे लगाए होते हैं ना, वो खुद उनको जो है ना वो उनकी सुनता है और उनकी जितनी प्रॉब्लम होती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। ईज़ी फार्मेशन, चूँकि ये छोटे से काम से शुरू हो सकता है, इसमें किसी किस्म की आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती, लीगल रिस्ट्रिक्शन, टैक्स वगैरह नहीं देने पड़ते, तो आप इजीली क्या करते हैं इसे फार्म कर सकते हैं। इजी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, आप किसी को भी अपना बिजनेस बेच सकते हैं किसी दूसरे के पास, इसके भी आपको बिल्कुल भी लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंटायर प्रॉफिट, जितना भी इसमें से प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा आपको आएगा। इंटायर कंट्रोल, जितना भी कंट्रोल होगा वो सारा का सारा आपका उस पर कंट्रोल होगा। फिर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, इसमें बहुत सारी लचक है, आप इजीली चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितने भी मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। ऑनेस्टी, आप क्या है ऑनेस्टी से काम करें तो जो आपका काम है वो इफेक्टिवली होता रहेगा। इंडिपेंडेंस, फिर वही चीज़ आ जाती है, फर्स्ट पर्सनल सेटिस्फिकेशन। पर्सनल सेटिस्फिकेशन इसलिए क्योंकि आपने सारा काम खुद ही संभालना होता है और सारा काम खुद ही करना होता है। फिर प्राइम क्रेडिट्स आ जाता है, स्टैंडिंग। फिर हमारे पास क्विक डिसीजन आ जाते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है। फिर हमारे पास सेविंग इंटरेस्ट इन ऑन ब्रॉड कैपिटल आ जाता है। सेविंग इन लीगल एक्सपेंसिव, जितने भी लीगल एक्सपेंसिव की वजह से, जितने भी लीगल रिस्ट्रिक्शन की वजह से एक्सपेंसेस ज़्यादा होते थे वो नहीं लगते। फिर सेविंग इन मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, आपको अलग मैनेजर नहीं रखना पड़ता, इसलिए उसके भी पैसे सेव हो जाते हैं। सेविंग इन टैक्सेस, आपको टैक्सेस जो है वो नहीं देने पड़ते। सेक्रेसी, फिर हमारे पास सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट ये होता है कि आप जो है ना वो सोल्व करते हैं मैनी सोशल बेनिफिट, जैसा कि आप अनएम्प्लॉयमेंट को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि हमारे पास जो हमारी हेल्थ ख़राब होती है तो हमारा बिजनेस अफेक्ट होता है, हमारी जो है ना लाइफ ख़त्म होती है तो बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। चांसेस ऑफ फ्रॉड, कहता है कि इसमें जो है ना वो बहुत सारे चांसेस होते हैं फ्रॉड के, क्योंकि आप खुद ही अपना काम अच्छे से ना कर पाएँ तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए। फिर हमारे पास एक्सपेंशन डिफ़िकल्टी आ जाती है कि आपके पास जो है ना वो जब आप बिज़नेस एक्सपेंड करना चाहें तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा लगते हैं। लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट, आपने नीचे बंदे नहीं इतने ज़्यादा रखे होते कि वो अपने आपके बिज़नेस को एडवर्टाइज़ करें, ना ही उनको देने के लिए इतनी पे होती है, तो लेक ऑफ एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। फिर हमारे पास लेक ऑफ कैपिटल, आपके पास पैसे की कमी होती है। लेक ऑफ इंस्पेक्शन एंड ऑडिट, लेक ऑफ इन्वेंशन। फिर हमारे पास लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, हमारे में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता क्योंकि हमने अकेले ने काम करना होता है तो बहुत ज़्यादा। लेक ऑफ स्किल्ड पर्सनस, हमारे पास चूँकि पैसे थोड़े होते हैं, काम थोड़ा होता है, इसलिए जो हमारे नीचे काम कर रहे होते हैं उनमें भी क्या होता है, पर्सन जो होते हैं ना वो इतने ज़्यादा काबिल नहीं होते। ठीक है जी। हमारे पास मैनेजमेंट डिफ़िकल्टी आ जाती है क्योंकि हमने खुद ही मैनेज करना होता है। फिर हमारे पास मच स्ट्रेन, हमारे स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस बहुत आ जाता है हेल्थ पर क्योंकि हमने सारा मैनेज करना होता है। फिर नॉट ड्यूरेबल, ठीक है जी। फिर हमारे पास परमानेंट एग्जिस्टेंस, इसकी एग्जिस्टेंस जो है परमानेंट नहीं होती। इसके अलावा रिस्क ऑफ लॉस, हो सकता है कि ये सारा का सारा काम हमारी थोड़ी सी हेल्थ की वजह से या किसी पार्टनर की गद्दारी की वजह से सारा का सारा ख़त्म हो जाए। अनलिमिटेड लेबिलिटी, इसमें जो लेबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। तो इसमें कंक्लूजन हम निकालें तो फ्रॉम द कंक्लूजन अबव डिटेल वी कम टू पॉइंट दैट डिस्पिट द अबव डिसएडवांटेजेस सोल इज़ एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस। कहता है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हुए कि हमारे पास जो सोल प्रॉपर्टरशिप है ना, प्रॉपर्टीशिप, वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अहम जो है ना वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट ऑफ फार्मेशन इज़ वेरी इजी ड्यू टू द अनलिमिटेड लिएबिलिटी। द ओनर टेक्स ग्रेट केयर एंड ट्रस्ट इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ इन केस ऑफ लॉस इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। कहता कि हमारे पास ये जो सोल प्रॉपरेटरशिप है ना
वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अहमियत की अमल है, क्योंकि हम खुद ही इसके ओनर होते हैं। हमारे पास जितना भी प्रॉफ़िट होता है वो सारा हमारे पास आता है। जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी हमारे पास होती हैं, लेकिन इसका अगर लॉस हो वो भी पर्सनली हम उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो प्रोप्राइटरशिप है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये था आज का हमारा चैनल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।